कहानी शुरू होती है साल 1991 से, जहां हम रामुडू नाम के एक आदमी को देखते हैं। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य इंसान लगता है, लेकिन इसके मन के अंदर हर वक्त डर, शक और अजीब अजीब से वहम चलते रहते हैं। इसको एक गंभीर मानसिक समस्या भी है, जिसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं चल पाया। ये अपने दिमाग में उठने वाले डर और बेचैनी को दबाने के लिए अक्सर ही शराब पीता रहता है, जिसके कारण इसको लीवर कैंसर भी हो गया है और कैंसर के कारण इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक साल पहले डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ कह दिया था कि तुम 4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे, लेकिन सबको हैरानी है कि ये 1 साल बाद भी जिंदा कैसे है, और डॉक्टर्स इसको किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। रामुडू के साथ उसका बेटा लवनप्पा राजू भी रहता है। फिर एक सुबह लवन अपने पिता को कमरे में चक्कर खाकर गिरते हुए देख लेता है और बुरी तरह से घबरा जाता है। फिर वो तुरंत रामुडू के पुराने दोस्त डॉक्टर चारी को फोन करके अपने घर आने को कहता है। जब चारी घर पहुंचता है तो देखता है रामुडू अपने ही सिर पर हाथ मारते हुए बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि पांडव पांडु राजा के बेटे नहीं थे। फिर चारी उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और हैरानी से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, आखिर क्या बात है। लेकिन रामुडू बड़ी ही मासूमियत से कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर वो अपने बेटे पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि लवन हमेशा ही बातें बदलकर लोगों के सामने पेश करता है। जो काम मैंने किया ही नहीं वो हमेशा मेरे ही सर पर मढ़ देता है। पता नहीं मेरा बेटा मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। फिर चारी मुस्कुराकर कहता है, चाहे किसी ने भी बुलाया हो, मैं आया तो यहाँ तुमसे ही मिलने हूँ ना। फिर चारी धीरे से रामुडू को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन रामुडू साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि मैं 4 महीने में ही मर जाऊंगा, लेकिन देखो मैं आज भी जिंदा हूँ, इसलिए अब मुझे किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं रहा। फिर चारी गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, साले तू खुद तो मर नहीं रहा और अपने साथ साथ हम सबको परेशान करके रखा है। चारी की बात सुनकर रामुडू का गुस्सा पल भर में ही टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे अपने दोस्त को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए था। तभी चारी पूछता है, तो फिर सच बताओ, आखिर मुझे क्यों बुलाया था। फिर रामुडू उसको बैठने के लिए कहता है और धीरे धीरे अपने मन की सबसे बड़ी परेशानी बताता है और कहता है कि मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि मेरे मन में एक ऐसा शक बैठ गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो एक अखबार उठाकर चारी के हाथ में देता है, जिसमें डीएनए टेस्ट की खबर छपी थी। फिर वो कांपती हुई आवाज में कहता है, अगर खून की जांच से पता चल सकता है कि कौन किसका बेटा है तो मेरा भी टेस्ट करवा दो। मैं जानना चाहता हूँ कि कुसुमा सच में मेरा बेटा था या नहीं। फिर वो बेचैनी में अपना ही हाथ काटने लगता है। तभी चारी तुरंत उसका हाथ रोक लेता है और समझाता है कि ये टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ तुम्हारा ही खून काफी नहीं होगा, इसमें कुसुम का भी सैंपल चाहिए, लेकिन जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं उसका खून लाना नामुमकिन है। फिर रामुडू तुरंत उससे पूछता है कि क्या बिना खून के कोई भी तरीका नहीं है। चारी बताता है कि डीएनए टेस्ट के लिए उसके शरीर का कोई हिस्सा होना जरूरी है। ये बात सुनते ही रामुडू गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर चारी से कहता है कि अब तुम जा सकते हो। फिर चारी घर से निकलते वक्त एक बंद कमरे की तरफ देखता है। उस कमरे में रामुडू की पत्नी रेणुका पिछले 8 सालों से खुद को दुनिया से अलग करके बैठी है। वो अपने पति से इतनी नाराज हो गई कि उसने कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। फिर चारी बाहर जाकर देखता है लवन खाना खा रहा था। फिर चारी उससे पूछता है कि तुमने आगे क्या सोचा। लवन बताता है कि मैंने अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई किया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी ही देश छोड़कर चला जाऊंगा। फिर चारी उसको समझाता है कि अगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। ये बात सुनते ही लवन के अंदर सालों से दबा दर्द बाहर आ जाता है और वो कहता है कि लोग समझते हैं कि मैं अपने पिता से नफरत करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले जब भी पिता को तकलीफ होती थी तो सबसे पहले मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब हर दिन उनको इस हालत में तड़पता हुआ देख मेरा दिल पत्थर का बन चुका है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे खुद ही उनका गला दबा देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब अगर मैं और यहाँ पर रहा तो मैं खुद भी दिमागी रूप से बीमार हो जाऊंगा। फिर इतना कहकर वो गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये पूरी बातचीत रामुडू अपने कमरे के अंदर से सुन लेता है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है कि आखिर पागल कौन है। फिर वो अचानक से शांत होकर
जिंदगी की एक गहरी बात कह देता है कि बचपन में ये दुनिया बहुत ही बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। लोग समझते हैं कि ये शरीर के बढ़ने की वजह से होता है, जबकि असली कारण ये है कि इंसान का दिमाग और सोच आगे ही नहीं बढ़ पाती। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मेरी लाइफ पर कोई फिल्म बने तो मेकर्स को 2 हिस्सों में बनानी पड़ेगी। अब कहानी जाती है 1968 में। उस समय रामुडू बिल्कुल ही अलग इंसान हुआ करता था। वो बेफिक्र होकर नाचता, घूमता और जिंदगी का हर पल खुलकर जीता था। अलग अलग देशों की यात्रा करना और मौज मस्ती करना ही उसकी दुनिया थी। तभी उसका दोस्त चारी उसको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं क्योंकि सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रामुडू साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि अब पूरी दुनिया ही मेरा घर होगी और मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। फिर चारी उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पिता का चेहरा याद है? ये बात सुनते ही रामुडू एकदम खामोश हो जाता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि इस समय रामुडू नहा रहा था। तभी इसी दौरान घर में काम करने वाली अछम्मा अपनी नई बहू के साथ उसका कमरा साफ करने के लिए आती है। नई बहू पूछती है कि आखिर साहब की दिमागी हालत ऐसे कैसे हो गई। अब अछम्मा उसको चुप रहने को कहती है और कमरे में एक चाबी छोड़कर चली जाती है। जब दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो धीरे धीरे पूरी बात बताती है और कहती है कि लवन के अलावा रामुडू का एक और बेटा भी था जिसका नाम कुसुम्पा राजू था। रामुडू उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। घर में जो भी खुशहाली आई थी वो उसी बच्चे के जन्म के बाद आई थी, लेकिन बचपन से ही कुसुम का व्यवहार बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। फिर एक दिन अचानक से स्टेट में बने तालाब में गिरकर वो मर गया। फिर अपने सबसे प्यारे बेटे को खोने का सदमा रामुडू सहन नहीं कर पाया और उसी दिन से उसका मन पूरी तरह से टूट गया और धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होती गई। और बात करें उनकी वाइफ की तो रेणुका भी उस हादसे के बाद एक कमरे के अंदर कैद होकर रह गई और उसने दुनिया से लगभग सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि अछम्मा की ये पूरी कहानी रामुडू अपने कमरे के अंदर से खामोशी से सुन रहा था और जिस चाबी को अछम्मा उसके कमरे में रखकर आई थी वो कुसुम्पा के कमरे की चाबी थी। अब रामुडू के दिमाग में डॉक्टर चारी की बात भी बार बार घूमने लगती है कि अगर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए खून नहीं मिल सकता तो शरीर का कोई भी हिस्सा जैसे बाल या नाखून भी काम आ सकते हैं। फिर यही सोचकर रामुडू चुपके से कुसुम के कमरे का ताला खोलता है और कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें हर कोने में कुछ तलाशने लगती है। फिर वो पुराना सामान, अलमारी और दरवाजों में बाल या नाखून का कोई टुकड़ा ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ अछम्मा को ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए वो तुरंत जाकर रेणुका को बता देती है कि रामुडू ने आज कई सालों बाद कुसुम के कमरे का ताला खोला है। तभी कमरे के अंदर अचानक से कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती है। फिर रामुडू घबराकर कहता है, क्या हुआ कुसुम, तुम्हें पता चल गया क्या? मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ। अरे ये मेरा ही घर है। और इतना कहकर वो जोर से चिल्ला देता है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी रेणुका पर पड़ती है। उसको देखकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शायद वो उसको कई दिनों बाद देख रहा था। अब कहानी फिर से 1968 में पहुंच जाती है। चारी का पूछा हुआ सवाल, क्या तुम्हें अपने पिता का चेहरा याद है, रामुडू के मन में गूंजता रहता है। फिर काफी सोचने के बाद वो अपने घर लौटने का फैसला करता है। तभी रास्ते में उसको एक लड़की अकेले ही पैदल जाती हुई दिखाई देती है। फिर रामुडू कार रोककर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वो लड़की जवाब देती है कि डॉक्टर चारी ने मुझे सिदप्पा की देखभाल के लिए नई नर्स बनाकर भेजा है। फिर रामुडू हैरान होकर अपने ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर डरते हुए बताता है कि चारी ने मना किया था कि रास्ते में कोई भी बुरी खबर ना बताई जाए। फिर वो बताता है कि चारी ने सिदप्पा के कान में ये तक कह दिया है कि आपकी शादी हो चुकी है, ताकि शायद उनकी हालत में कोई सुधार आ जाए। तभी वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, आपने मुझसे मेरा परिचय तो पूछ लिया, लेकिन खुद अपना नाम नहीं बताया। फिर रामुडू तुरंत कार से उतरता है और कहता है कि मैं सिदप्पा का बेटा रामुडू हूँ और आपका नाम क्या है। फिर वो जवाब देती है कि मेरा नाम रेणुका है। फिर वो दोनों एक साथ कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रामुडू अपने पिता सिदप्पा को कोमा की हालत में देखता है और फिर उनके पास बैठ जाता है और उनका सिर सहलाते हुए बचपन की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि पहली कविता उसी ने अपने पिता को सुनाई थी और पहली बार दाढ़ी बनाना भी उन्होंने ही सिखाया था। इसके अलावा तलवार चलाना और दूसरों से लड़ना ये भी उसके पिता ने ही सिखाया था। अब अपनी यादों में खोया हुआ रामुडू पूरी रात वहीं पर बैठा रहता है।
फिर सुबह जब डॉक्टर चारी आता है तो उसको जगाता है। फिर रामुडू नाराज होकर पूछता है कि तुम्हारी सच छिपाने की आदत अभी तक नहीं गई, तुमने मेरे पिता से मेरी शादी की झूठी बात क्यों कही। फिर चारी गहरी सांस लेकर कहता है कि जब तुम घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने साफ कह दिया था कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगे और तुम्हारे पिता पर तुम्हारी इसी बात का असर सबसे ज्यादा पड़ा। उन्हें दिन रात यही चिंता खाए जा रही थी कि आगे चलकर उनके खानदान का कोई वारिस होगा या नहीं। अब 6 महीने पहले ही उनको एक गंभीर ब्रेन स्ट्रोक आया था। उनका हर संभव इलाज किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आखिरी उम्मीद के तौर पर मैंने उनके कान में यह झूठ बोला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। शायद इसी खुशी में उनकी हालत में सुधार आ जाए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बगीचे में बैठे बातें कर रहे थे, तभी रेणुका कॉफी लेकर आती है। फिर चारी रामुडू से बताता है कि रेणुका अनाथ है लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो रेणुका से पूछता है कि तुम सिदप्पा के शरीर में आने वाले हर बदलाव का रिकॉर्ड ठीक से रख रही हो या नहीं। रेणुका कहती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कोमा के मरीज में ऐसा होना बहुत ही अजीब है। फिर बात करते करते वो अचानक से रामुडू का हाथ पकड़ लेती है और उसकी हथेली देखकर मजाक मजाक में कहती है कि आपकी उम्र की रेखा तो बहुत ही छोटी दिखाई देती है। अब दोनों को इतना करीब देखकर चारी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर जाते जाते वो रेणुका को साइड में ले जाकर समझाता है कि हॉस्पिटल और घर दोनों अलग अलग जगह है, इसलिए तुम अपनी सीमाएं मत भूलना। फिर चारी के जाने के बाद रेणुका मन ही मन सोचने लगती है कि यही बात वो थोड़े प्यार से भी तो बोल सकता था। फिर वो खुद से कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर किसी को ये बात पसंद नहीं तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं रामुडू को धीरे धीरे रेणुका से प्यार होने लगता है। फिर एक दिन दोनों घोड़ों पर बैठकर घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में रेणुका तालाब देखकर पूछती है कि क्या ये भी आपकी ही जमीन का हिस्सा है। फिर रामुडू बताता है कि ये तालाब मेरे माता पिता की सबसे पसंदीदा जगह थी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी। उसके बाद मेरे पिता अक्सर ही इसी तालाब के किनारे बैठकर उनको याद किया करते थे। फिर रेणुका बताती है कि सिदप्पा के गले में जो लॉकेट रहता है उसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ दोनों की तस्वीरें हैं। फिर वो मुस्कुराकर कहती है कि मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं नाव में बैठकर तालाब के बीच तक जाना चाहती हूँ। लेकिन रामुडू साफ साफ कह देता है कि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। फिर रेणुका हंसने लगती है और उससे उसका पूरा नाम पूछती है। फिर रामुडू अपना पूरा नाम राव बहादुर बताता है। फिर रेणुका उसको उसका मतलब समझाती है कि राव बहादुर का अर्थ है बहादुर युवराज। फिर वो मजाक मजाक में पूछती है कि तुम्हारा नाम तो बहादुरी वाला है, फिर तुम पानी से इतना क्यों डरते हो। अब इस बात पर रामुडू कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो अकेली ही नाव में बैठकर तालाब के बीच में चली जाती है और वहाँ की खूबसूरती का आनंद लेने लगती है। फिर कुछ देर बाद रेणुका रामुडू को सिदप्पा के कमरे में लेकर जाती है और पूछती है कि अभी आपके पिता का दायां हाथ बिस्तर पर ही रखा है ना। रामुडू हाँ में जवाब देता है। फिर रेणुका उसको आधे घंटे के लिए बाहर लेकर जाती है और जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि सिदप्पा का वही हाथ उसकी छाती पर रखा हुआ है। यह देखकर रामुडू चौंक जाता है। फिर रेणुका उसको पूर्वजों की तस्वीरों के सामने ले जाकर एक खास बात दिखाती है कि हर तस्वीर में उनके खानदान के राजा अपना दायां हाथ सीने पर रखे हुए हैं। फिर वो बताती है कि पुराने राजाओं के लिए ये उनके सम्मान और गर्व का प्रतीक हुआ करता था। शायद सिदप्पा के मन में ये आदत इतनी गहराई से बस चुकी है कि कोमा की हालत में भी उनकी बॉडी यही हरकत दोहराता रहता है। कुछ दिनों बाद सिदप्पा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद रामुडू लंबे समय तक उन्हीं पुरानी तस्वीरों के सामने खड़ा रहता है। तभी अछम्मा उसको आवाज देती है। रामुडू पूछता है कि रेणुका कहाँ गई। अछम्मा बताती है कि सिदप्पा की मौत के अगले ही दिन वो अपना सामान लेकर हमेशा के लिए चली गई। अब ये बात सुनते ही रामुडू को वो दिन याद आता है जब उसने रेणुका से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन रेणुका ने उसको साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती, मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ। फिर अगली सुबह रामुडू विदेश जाने के लिए सारी तैयारी करके सो जाता है, लेकिन रात में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी लाइफ ही बदल देता है। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पूर्वजों की आत्माएं उसके सामने आ गई हों और वे सब उसकी सोच और दिमाग को अपनी तरह बदल देती है। सुबह जब वो उठता है तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो किसी आम आदमी की तरह नहीं बल्कि एक पुराने महाराज की तरह शाही कपड़े पहनकर निकलता है और सीधे डॉक्टर चारी के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में मौजूद हर व्यक्ति उसको बड़े ही हैरानी से देखने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो चारी को लगता है क्योंकि उसने अपने पुराने दोस्त को पहली बार इस रूप में देखा था। फिर रामुडू सीधे ही डॉक्टर चारी से कहता है कि रेणुका को मेरे पास बुलाओ। चारी हैरानी से उसको देखता है और कहता है कि मैंने तो रेणुका को नौकरी से ही निकाल दिया है क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं मानती।
फिर चारी पूछता है कि तुम्हें अचानक से उसकी क्या जरूरत पड़ गई। फिर रामुडू बिना झिझक उसको जवाब देता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। चारी उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि रेणुका और तुम्हारे परिवार की हैसियत अलग है। तुम एक बड़े खानदान से हो और वो छोटे परिवार से। लेकिन ये बात सुनते ही रामुडू का गुस्सा भड़क जाता है और वो ताना मारते हुए कहता है कि एक साधारण मुंशी का बेटा जिसने अमीर घर की लड़की से शादी करके एक हॉस्पिटल बना लिया, आज मुझे खानदान और हैसियत का मतलब बताएगा। फिर वो कहता है कि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, ना कि उसके घराने से। फिर वो चारी को धमकी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रेणुका को शादी के लिए मनाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे गांव में ऐसा तूफान खड़ा कर दूंगा कि बाद में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा है। अब कहानी फिर से 1991 में लौटती है। रामुडू धीरे धीरे उस कमरे में खड़ी रेणुका के पास जाता है, क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं होता कि वो सच में उसके सामने खड़ी है। फिर वो उसके चेहरे पर हल्की सी सांस छोड़कर देखता है कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं, लेकिन रेणुका बिना पलक झपकाए वैसी की वैसी खड़ी रहती है। फिर रामुडू समझ जाता है कि ये उसके दिमाग का ही कोई भ्रम है और फिर वो वहां से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह रामुडू अकेले बैठा ऐसे बातें कर रहा था जैसे सामने महात्मा गांधी बैठे हों। इतने में चारी वहां पर पहुंच जाता है। फिर रामुडू उसको सम्मान से कुर्सी पर बिठाता है और जबरदस्ती शराब का गिलास पकड़ाते हुए कहता है, तू तो हिम्मत जुटाने के लिए शराब पीता है ना, तो ले पी ले। फिर चारी हैरान होकर पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए हिम्मत की जरूरत पड़ गई। फिर रामुडू उसको अपने कमरे के एक कोने में रखी छोटी सी डिब्बी दिखाता है और कहता है, तूने ही तो कहा था कि अगर खून ना मिले तो शरीर का कोई भी हिस्सा डीएनए टेस्ट के लिए काफी होगा। देख मैं ले आया हूँ। फिर चारी जैसे ही डिब्बी को खोलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुसुम के मुंह से निकाला गया एक दांत और उंगली के पास की छोटी सी हड्डी रखी हुई थी। ये देखकर वो गुस्से से कांप उठता है और रामुडू को जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वो चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तभी रामुडू शांत आवाज में कहता है, पिछले हफ्ते घर में एक रस्म हुई थी जिसमें मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बुलाया। फिर वो पूरी घटना बताता है कि तुम्हारी बात सुनने के बाद मैंने एक चाल चली। मैंने लवण को बुलाकर रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि पिछली रात कुसुम मेरे सपने में आया था। उसने रोते हुए मुझे कहा कि हमारे खानदान में जब भी कोई मरता है तो उसको सम्मान के साथ पगड़ी पहनाकर अंतिम विदाई दी जाती है, लेकिन मुझे वो सम्मान कभी भी नहीं मिला। इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे पिता मुझे पगड़ी पहनाए। फिर लवण पहले तो उनको समझाने की कोशिश करता है कि जो इंसान सालों पहले मर चुका है अब उसको पगड़ी कैसे पहनाई जा सकती है, लेकिन रामुडू अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि कुसुम की अस्थियां अभी भी उनके बाग में ही रखी है और मैं उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। फिर लवण गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। फिर रामुडू उसको और भड़काने लगता है और कहता है कि बचपन से ही तुम कुसुम से जला करते थे और हमेशा ही उसको ताने देते थे। शायद इन्हीं बातों से दुखी होकर कुसुम ने अपनी जान दे दी। मैं जानता हूँ तुम उसकी आखिरी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होने दोगे, इसलिए मैं अकेले ही ये रस्म करूंगा। अब ये सब बातें सुनकर लवण का दिल पिघल जाता है और वो दरवाजा खोल देता है। फिर वो आंखों में आंसू लिए रामुडू के चेहरे पर थूकता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर उसी मौके का फायदा उठाकर जब रामुडू कुसुम की अस्थियों को पगड़ी पहना रहा था तो वो चुपके से उसके मुंह का एक दांत और उंगली के पास की एक हड्डी निकाल लेता है और अपने पास छिपा लेता है। और यही चीजें आज वो चारी को दिखा रहा था। अब चारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन रामुडू केवल एक ही बात दोहराता है, तू चाहे तो मुझे पीट ले, बस डीएनए टेस्ट करवा दे। फिर चारी उसको समझाता है कि डीएनए टेस्ट कोई आसान जांच नहीं होती, इसके लिए पुलिस, वकील और अदालत की मंजूरी जैसी लंबी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। बिना कोर्ट के आदेश के तो पुलिस भी किसी का डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकती। इसलिए वो रामुडू से हाथ जोड़कर कहता है कि इस पागलपन को यहीं पर खत्म कर दो, लेकिन रामुडू उसकी बात का उल्टा मतलब निकाल लेता है और उसे लगने लगता है कि चारी जानबूझकर सच्चाई छिपा रहा है। फिर वो दुखी होकर कहता है कि जिसको मैंने बचपन में अपना सबसे करीबी दोस्त माना था वही आज मुझसे सच्चाई छिपा रहा है। और ये बात सुनकर चारी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन गुस्से और बेबसी में एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। इस समय दरवाजे के बाहर खड़ा लवण ये सब कुछ सुन रहा था। तभी रामुडू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ
तो फिर तुम लोग डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? फिर लगातार चिल्लाने और तनाव की वजह से अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर चारी और लवण तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर जांच के बाद डॉक्टर दोनों को अलग ले जाकर बताते हैं कि रामुडू के पास अब बहुत कम समय बचा है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इसलिए बेहतर होगा कि उसको हॉस्पिटल में रखने की बजाय आप उसे घर पर ले जाइए ताकि वो अपने आखिरी पलों को अपनों के बीच बिता सके। फिर उसी दिन एक सब इंस्पेक्टर रामुडू के घर पर आता है और अछम्मा से पूछता है कि क्या राव बहादुर का घर यही है। अछम्मा उसको अंदर बिठाकर लवण और चारी को बुला लेती है। फिर एसआई अपने साथ लाए लगभग 50 साल के एक सांवले आदमी को बाहर बैठने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे रामुडू से पूछताछ करनी है। फिर चारी उससे वजह पूछता है तो एसआई बताता है कि एक आदमी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके मुताबिक कुसुम रामुडू का असली बेटा नहीं था। उसकी पत्नी ने कुसुम के 2 महीने का होने पर उसको सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया था और कुछ समय पहले रामुडू ने खुद उसकी हत्या अपने हाथों से कर दी। ये बात सुनने के बाद लवण बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है कि शिकायत का आधा हिस्सा पूरी तरह झूठ है, क्योंकि कुसुम की मौत मेरी आंखों के सामने तालाब में डूबने की वजह से हुई थी। फिर ऐसा ही पूछता है कि अगर आधी बात झूठ है तो बाकी आधी बात सच कैसे हो सकती है। फिर लवण पहली बार अपने परिवार का सबसे दर्दनाक सच बताता है कि कुसुम जन्म से ही सांवले रंग का था। रिश्तेदार उसके रंग का मजाक उड़ाया करते थे। फिर धीरे धीरे वही शक रामुडू के मन में भी बैठ गया कि शायद कुसुम उसका बेटा नहीं है। फिर इसी शक की वजह से वो बचपन से ही कुसुम को ताने देता रहता था और बात बात पर अपमानित करता था, यहाँ तक कि वो रेणुका पर भी हाथ उठाया करता था। फिर इन सब बातों से तंग होकर कुसुम ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद रेणुका ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार रामुडू को मान लिया और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। फिर रामुडू भी अपने ही शक और अपराधा बोध के बीच धीरे धीरे दिमागी संतुलन खो बैठा। अब ऐसा ही ये सब बातें सुनकर उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास जो शिकायत आई थी वो इस कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तभी अछम्मा बाहर बैठे उस आदमी को अंदर चलने को कहती है। फिर चारी उसको रामुडू के पास रहने के लिए ही कहता है, लेकिन अगले ही पल अछम्मा की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठती है। फिर वो घबराकर लवण को आवाज देती है। जब सब लोग दौड़ते हुए रामुडू के कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मौत के मुंह तक पहुंच चुका रामुडू आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था और हाथ में शराब का गिलास लेकर ऐसे पी रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर ऐसा ही रामुडू के सामने जाकर बैठ जाता है और उसके खिलाफ दर्ज हुई शिकायत के बारे में बताने लगता है। और जिस आदमी ने शिकायत दर्ज करवाई थी उसका नाम माइकल था। दरअसल माइकल वही आदमी है जो सांवला सा एक आदमी एसआई के साथ आया है। फिर एसआई एक सीधा सवाल पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि माइकल ही कुसुम का असली पिता है? ये बात सुनकर रामुडू कुछ पल के लिए चुप रहता है और फिर शांत आवाज में पूछता है कि अगर मैं मान लूं तो क्या होगा और अगर ना मानूं तो भी क्या होगा। फिर ऐसा ही समझाते हुए कहता है कि अगर आप ये बात मान लेते हैं कि माइकल ही कुसुम का पिता है तो उसने जो आपके खिलाफ अपने बेटे की हत्या का मामला दर्ज करवाया है वो सीधा अदालत पहुंच जाएगा, और अगर जांच में ये साबित हो गया कि कुसुम की मौत के पीछे आपका ही हाथ था तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस बात से इनकार करते हैं तो अदालत से अनुमति लेकर कुसुम की हड्डियों की जांच होगी और डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात पता लगाई जाएगी कि उसका असली बाप कौन था। ये बात सुनते ही रामुडू बिना एक पल गवाए साफ साफ कह देता है कि कुसुम मेरा ही बेटा था। अब ये जवाब सुनकर लवण हैरान हो जाता है। फिर वो एसआई से पूछता है कि आखिर मेरे पिता ने क्या कहा। एसआई बताता है कि रामुडू ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि कुसुम उसका ही बेटा था। फिर कुछ समय बाद फोरेंसिक की एक टीम घर पहुंचती है और जांच के लिए जो भी सबूत जरूरी होते हैं वो सब अपने साथ ले जाते हैं। एसआई उनसे पूछता है कि रिपोर्ट आने में कितना समय लगेगा। टीम बताती है करीब 2 हफ्तों में रिपोर्ट तैयार होकर सीधे अदालत में जमा कर दी जाएगी। रामुडू भी ये पूरी बातचीत सुन लेता है और अब उसके जीवन का बस एक ही मकसद बचा है और वो है सच्चाई जानना। फिर वो अगले 2 हफ्तों तक लगभग बिल्कुल चुप हो जाता है, ना किसी से बात करता है और ना ही ठीक से खाना खाता है। बस हर समय बिस्तर पर लेटा रहता है और रिपोर्ट आने का इंतजार करता है। अब कुछ समय बाद वो दिन भी आ जाता है जब अदालत में सुनवाई होनी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि कई दिनों से बिस्तर से उठ भी ना पाने वाला रामुडू उसी सुबह खुद उठकर अदालत पहुंच जाता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है और पता चलता है कि माइकल से ये केस दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर चारी ही था।
उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि रामुडू के मन में जो सालों से पल रहा शक है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सच्चाई उसके सामने आ सके। कुछ देर बाद अदालत में डीएनए रिपोर्ट पेश की जाती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि कुसुम वास्तव में रामुडू का ही बायोलॉजिकल बेटा है। अब ये सच्चाई सुनते ही रामुडू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि जिस बेटे पर उसने पूरी जिंदगी शक किया वो उसका ही खून निकला। अब ये सच्चाई उसके दिल पर इतनी भारी पड़ती है कि अदालत में ही उसको धीरे का सदमा जोर से लगता है और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। फिर अंतिम संस्कार के समय एक ब्राह्मण परिवार वालों से कहता है कि जिस व्यक्ति से रामुडू सबसे ज्यादा प्यार किया करता था वो उसके कान के पास जाकर उसको उसी तरह से 3 बार पुकारे जैसे वो उसको जीवित रहते हुए पुकारा करता था, ताकि मरने वाले की कोई अधूरी इच्छा हो तो शायद उसकी आत्मा उसको महसूस करवा सके। फिर सबसे पहले रेणुका उसके पास जाती है। आंखों में आंसू लिए वो 3 बार धीरे धीरे कहती है रामुडू रामुडू रामुडू। फिर टूटे हुए दिल से वो एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसको उसने जिंदगी भर छिपा कर रखा। वो कहती है कि लवण तुम्हारा बेटा नहीं है और इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। यानी जिसको वो अपना बेटा समझ रहा था वो उसका बेटा है ही नहीं और जिसको वो समझ रहा था कि उसका बेटा नहीं है वो उसका ही बेटा था। फिर बारी आती है रामुडू के जिगरी दोस्त चारी की। वो भी उसके कान में कांपती हुई आवाज में 3 बार रामुडू कहता है और एक सच्चाई बताता है कि तुम सिद्धप्पा के असली बेटे नहीं थे। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद हर इंसान सुन रह जाता है और इसी रहस्य के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी आपने ना ही कभी सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। मेरे लिए तो ये टोटली नई तरह का कॉन्सेप्ट था, जबकि मैं हजारों फिल्में देख चुका हूँ और हजारों को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब आखिर में रामुडू का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ चंदन की लकड़ियों से किया जाता है ताकि वो अपने मन की इच्छाओं को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से जा सके। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए और नई स्टोरी लेकर आऊं आपको पता चल जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।